अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे उस धरने की जो आज तक खबरों का हेडलाइंस में होता है। 2.25 साल पहले होने वाला धरना, जिसके हवाले से बात धरने के दौरान भी हो रही थी, वही बात आज भी रिपीट हो रही है। जिसके हवाले से जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी कमीशन बनाने की बात करते हैं, तहकीकात की बात करते हैं, कमेटी बनाने की बात करते हैं। जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है वो भी कहते हैं कि जी तहकीकात करें, कमेटी बनाएं, मगर ना कोई कमेटी बन रही है, ना तहकीकात हो रही है। और पाकिस्तान जैसे माजी में आगे बढ़ा है बगैर किसी तहकीकात के और बहुत सारे साजिशी नज़रियों, कॉन्स्पिरेसी थियरीज के साथ, उसी तरह आगे बढ़ रहा है। अब तक एतराज़ात और सवालात उठ रहे हैं मगर हकाइक अब तक सामने नहीं आए। संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं मगर जवाब सामने नहीं आ रहा। 2014 में होने वाले धरने में पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। और धरने के पीछे कौन था, जिस अंपायर का बार बार जिक्र किया जाता रहा वो कौन था? एक अंपायर था या बहुत सारे अंपायर थे? धरने के मकासद क्या थे? मुशाहिदुल्लाह की कुर्बानी मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों देनी पड़ी? क्यों ख्वाजा आसिफ साहब जनरल पाशा का जिक्र करते थे? जिस मुबैना स्क्रिप्ट की बात हो रही है, इसका लिखने वाला कौन था? ये सब वो सवाल हैं जो माजी में उठ चुके हैं, धरने के दौरान उठे, धरने से पहले उठे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का सर्किल हो या सियासतदानों का, हुकूमती सियासतदान हो या अपोजिशन के सियासतदान, सब ये बातें करते रहे। और अब नए दावे भी सामने आए हैं मगर वो नए दावे भी तकरीबन पुराने वाले ही हैं। ना मखदूम जावेद हाशमी कोई नई बात कर रहे हैं, ना हुकूमती सियासतदान कोई नई बात कर रहे हैं, मगर कोई इसकी तहकीक करने को तैयार नहीं। जावेद हाशमी साहब ने नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोला, माजी वाली बातें की हैं, मगर दावा ये किया है कि 2014 के धरने के जरिए जुडिशल मार्शल लॉ लाने की कोशिश की जा रही थी। उनके इस्तीफे की वजह से ये साजिश कामयाब ना हो सकी। इसके अलावा धरने के पीछे अब तक ISI के 2 चीफ्स का, साबिका चीफ्स का नाम सामने आता रहा है, मगर जावेद हाशमी एक और जनरल का नाम सामने लाए हैं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में जावेद हाशमी ने दावा किया कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान भी धरने की साजिश थे। इन इल्ज़ामात के जवाब में जनरल तारिक खान का कहना है कि वो जावेद हाशमी से कभी नहीं मिले, ना ही वो इमरान खान से मिले हैं, ना ही जावेद हाशमी साहब को ज़ाती तौर पर जानते हैं, ना ही इमरान खान को। वो किसी सियासतदान को नहीं जानते। धरना इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने खुद ख़त्म किया। तारिक खान का कहना है कि उनको नहीं पता कि जावेद हाशमी इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं। जावेद हाशमी के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पेशकश की कि वो जावेद हाशमी के साथ मिलकर बैठने और उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार हैं। अब इल्ज़ाम तारिक खान पर है, जनरल तारिक खान पर, रिटायर्ड पर, और वो भी कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत कहती है तहकीकात होनी चाहिए, अपोजिशन कहती है तहकीकात होनी चाहिए, नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर जावेद हाशमी के इल्ज़ामात के बाद आर्मी और अदलिया के कुछ लोगों की तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। और कुछ लोगों की तरफ जावेद हाशमी के उन इल्ज़ामात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जावेद हाशमी साहब का जो जहनी तवाज़ुन है वो दुरुस्त नहीं है, वो झूठ नहीं, झूठ प्लस बोल रहे हैं। इमरान खान साहब के इल्ज़ाम पर जावेद हाशमी साहब भी खामोश ना रहे। उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और चैलेंज किया कि बोर्ड बनाया जाए जो टेस्ट करे और पता लगाए कि किसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात अपनी जगह, मगर धरने के हवाले से तहरीक इंसाफ ही के साबिक रहनुमा जावेद हाशमी ने मजीद कई अहम दावे किए। उन्होंने कहा कि धरने के पीछे पूरी आर्मी नहीं, और ये बड़ी अहम बात है, ये बात होती रही है, हम फिर कह रहे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सर्किल्स में, और एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में ये बात छपी थी धरने के दौरान, जो भी हम आपके सामने रखेंगे। मगर उनका कहना है कि पूरी आर्मी नहीं, ना ही पूरी आर्मी की क़यादत, बल्कि फ़ौज के कुछ अनासिर, नाराज़ अनासिर थे जो जनरल राहिल शरीफ को भी नाकाम करना चाहते थे, बल्कि पार्लिमानी निज़ाम को भी तबाह करना चाहते थे। आर्मी इसमें मुलव्वस नहीं थी, लेकिन आर्मी के डिसग्रेंटल लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था। डिसग्रेंटल एलिमेंट्स जो थे वो हर हालत में राहिल शरीफ को भी नाकाम करना चाहते थे और इमरान खान के ज़रिए वो पार्लिमानी निज़ाम की भी तबाही लाना चाहते थे। यानी इदारे नहीं, अफराद मुलव्विस थे। अहम बात यह है कि धरने के दौरान खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने 5 सितंबर 2014 एन उस वक्त जब धरना अपने पीक पर था, खान साहब रोजाना 7 साढ़े 7 बजे धरने से खिताब किया करते थे, उस वक्त यह खबर दी थी कि 11 में से 5 कोर कमांडर्स ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफा तलब किया जाए। हुकूमत के अंदरूनी ज़राए ने अगस्त 2014 में रॉयटर्स को बताया कि नवाज शरीफ को फौज की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है, आर्मी चीफ की जानिब से, कि उन्हें इस्तीफे का नहीं कहा जाएगा और ना ही मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन ये
इदारा लिखता है कि इसके एवज नवाज शरीफ की हुकूमत को फौज को जगह देना पड़ेगी, स्पेस देना पड़ेगी। बहुत सारे वो मामला जो मियां नवाज शरीफ साहब खुद चलाना चाहते हैं, जिसका विजन लेके आए हैं, उसमें स्पेस देना पड़ेगी, चाहे वो भारत के साथ मामलात हों या अफगानिस्तान के साथ मामलात हों। वजारत दिफा के ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि आर्मी चीफ मुदाखलत करेंगे जब तक वो इस बात पर पूरा एतमाद ना हो कि उनकी टीम 100% उनकी पुश्त पर है। हुकूमत के 3 अहम ज़राए ने रॉयटर्स को यह बात बताई कि ISI चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम इन 5 जनरलों में शामिल थे जिनकी मुद्दत मुलाजमत 1 महीने में ख़त्म हो रही थी और ये 5 जनरल वज़ीर आज़म को हटाना चाहते थे। अहम बात यह है कि इस खबर की तरदीद भी नहीं की गई। रॉयटर्स में यह खबर धरने की पीक पर छपी थी, कोई लोकल न्यूज़पेपर में नहीं, मगर इसकी तरदीद ना ही इदारे की तरफ से आई ना ही हुकूमत की तरफ से आई। अब जावेद हाशमी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और जावेद हाशमी ने दावा किया कि बहुत बड़ा मसला था, जनरलों ने इमरान खान को बता दिया था कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देगा, इसलिए दरमियान में अदलिया को इस्तेमाल किया गया कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा ना भी दे तो एक ऐसा अरेंजमेंट अदालत के जरिए हो। क्या करें दरअसल कौम के सामने ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया था कि कौम के साथ इस तरीके से हो रहा हो कि आर्मी के अंदर भी इस तरीके के लोग निकल के आ जाएं, तो अदलिया में भी इस तरीके के लोग आ जाएं, सियासतदान भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हों या इस्तेमाल कर रहे हों, तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे लगती थी। और उसी वक्त जब उन्होंने जजेस को उसकी छुट्टियाँ मनसूख की तो मुझे पता था ये लास्ट आइटम है, क्योंकि उन जनरलों ने कहा था इमरान खान को कि नवाज शरीफ इस्तीफे पे दस्तखत नहीं करेगा। मखदूम जावेद हाशमी ने मजीद दावा किया कि इमरान खान ने खुद उन्हें बताया था। वो सारी बातें वो आज भी कह रहे थे हामिद मीर साहब के साथ कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कि मैं वो बातें कह रहा हूँ जो खान साहब ने मुझे कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे खुद बताया था कि चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी चले जाएंगे और नासिरुल मुल्क नए चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, 90 दिनों में इंतखाबात कराए जाएंगे और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये पूरा सेटअप है। सिर्फ यही नहीं, जावेद हाशमी ने दावा किया कि चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने इस प्लान पर अमल भी किया। उन्होंने जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी, जज की तरफ से गैर मामूली तौर पर छुट्टियां मनसूख किए जाने पर उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें इस्तीफा दे दिया। ये मखदूम जावेद हाशमी साहब कह रहे थे कि जब उन्हें देखा कि छुट्टियां एक्सटेंड की गई हैं तो उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दे दिया। अब बात यहीं तक महदूद नहीं, जावेद हाशमी ने इमरान खान की तरफ से धांधली के इल्जामात को भी मुस्तरद किया और दावा किया कि एक इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी ने खुद ने पार्टी के इजलास में कहा कि पंजाब में 1-2 नशिस्तों के अलावा कहीं धांधली नहीं हुई। इमरान खान ने फ्रस्ट्रेट होकर कौम को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा किया। पूछा मेंबरों ने हमसे कि कहीं धांधली हुई है पंजाब में। पार्लिमानी लीडर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे सामने उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की सदारत करते हुए जवाब दिया कि पंजाब में कोई धांधली नहीं हुई, इक्का दुक्का वाक़यात हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो उसके बावजूद फ्रस्ट्रेट हो गए थे इमरान खान की शायद मैंने पूरा दुनिया फतह कर लेनी। हर एक को असेसमेंट थी कि ये सीटें ज़्यादा नहीं आ रही, तो अगर नहीं आई तो फ्रस्ट्रेट हो के पूरी कौम को तबाही के किनारे पर ला के खड़ा होना। ये बड़ी अहम बात है कि अस्पताल के बिस्तर से भी इमरान खान साहब ने इंतखाबात के नताइज को कबूल किया था। उसके बाद जब असेंबली में आए 4 हल्के खोलने का भी मुतालबा किया, उससे पहले किया और फिर उसके बाद इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। इन दोनों सियासी जमातों का एक साथ लाहौर से निकलने और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने को भी शक की नज़र से देखा गया। बाद में लंदन प्लान की बातें हुई, दोनों इनकार करते रहे। बाद में माना कि लंदन में बात हुई थी और प्लान बना था। लंदन में दोनों जमातों के कायदीन ने एक साथ मिलकर हुकूमत को गिराने का मंसूबा तैयार किया था। बहरहाल 14 अगस्त 2014 को तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। मुजाहिरीन इस्लामाबाद के हसास इलाके में दाखिल हुए, पार्लियामेंट पर हमलावर हुए, असेंबली के गेट को ट्रक से गिराने की कोशिश की। फिर ये मुजाहिरीन सरकारी टीवी की इमारत में दाखिल हुए और मुल्की तारीख में पहली बार पीटीवी की नशरियात मुअत्तल हुई। और आज आलम यह है कि अवामी तहरीक कहती है तहरीक इंसाफ के लोग थे, तहरीक इंसाफ कहती है अवामी तहरीक के लोग थे। अब इस हमले को ओन करने के लिए तैयार नहीं है जो कि उस वक्त हुआ था। इसके अलावा पुलिस अफसरान और एहलकार तशद्दुद का निशाना बने, कवरेज करने वाले सहाफ़ी भी महफूज ना रहे, उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ। इसी दौरान बार बार तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान अंपायर की बातें करते रहे जो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को हवा देते रहे। ये बात जो कि सहाफ़ियों के हल्के हों या हुकूमत के हल्के, जिसमें बार बार होती थी, और अपोजिशन के हल्के कि कहीं ना कहीं है। और जब खान साहब अंपायर की उंगली की बात करते थे और बार बार करते थे तो ये तासुर तकवीर पकड़। मेरा दिल कह रहा है
कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। मियां साहब, अंपायर की उंगली ऊपर जाने वाली है। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। मगर ये डेडलाइंस ही रही। धरने के दौरान ही तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को जाली करार देकर इससे इस्तीफे देने का ऐलान किया। जिन अरकान असेंबली ने इस्तीफे नहीं दिए उन्हें पार्टी से निकालने का ऐलान किया। और हद तो यह हुई कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ऐलान किया गया कि बिल ना भरे जाएं, टैक्स ना दिए जाएं, बैरून मुल्क रहने वाले पैसे हवाला या हुंडी से भेजें, खान साहब ने कहा। बहरहाल धरने के 126 दिन इस्लामाबाद यरगमाल बना रहा और फिर 17 दिसंबर 2014 को तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया। धरना तो खत्म हो गया मगर सवालात अब भी उठ रहे हैं और बहुत संजीदगी के साथ उठ रहे हैं। जवाब अब तक नहीं आया है और मसला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो ये कमिटमेंट करते रहे थे पहले बहुत सारे कमीशंस और कमेटियां बनाने की, वो धरने को इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं। अपने एक वजीर की कुर्बानी ज़रूर दे चुके हैं जिन्होंने धरने के मामलात के हवाले से एक इंटरव्यू में कुछ बातें कर दी थी। खुद हुक्मरान जमात की तरफ से भी मुख्तलिफ दावे किए गए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त दावा किया कि 2014 के धरने के पीछे ISI के साबिक चीफ्स थे। एक चीफ नहीं, 2 चीफ्स। मेरा ख्याल है कि मीडिया को बाकायदा डायरेक्ट किया गया। जनरल पाशा साहब जो है वो बड़े मसरूफ़ रहे। पाशा जो है इन्वॉल्व थे। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका पर्सनल ग्रीवेंस। ये जो अंपायर था ये वही अंपायर की जो उंगली उठनी थी उन्हीं की उंगली उठनी थी। 30 अगस्त को उनका ख्याल था कि जब पब्लिक अंदर जाएगी, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत रिएक्ट करेगी, लाशें गिरेंगी और हमारे लिए जो है ये जवाब बन जाएगा कि ये हुकूमत को हटाए। सिर्फ यही नहीं, अगस्त 2015 में उस वक्त की वफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह खान ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरनों के दौरान ISI के लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक साजिश तैयार की और उनके पास सिविल इंटेलिजेंस इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की टेलीफोनिक गुफ्तगू टैप की, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों को हिदायत दे रहे थे कि धरने के दौरान किस तरह अफरा तफरी फैलानी। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद IB ने टेप की थी। उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी। उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कैसे, मैंने खुद तो नहीं सुनी लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी और कई लोगों की आवाज़ें थी। लेकिन उसमें जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ इस तरह की खलीज और इख्तलाफात पैदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जाएगा वो राहिल शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लें। और जब वो एक्शन लें तो फिर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उस एक्शन को ना होने दें और उसको सबको अंडू करके ख़ुद वो जो है इक़्तिदार संभालने की कोशिश करें। इस इंटरव्यू के बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कुर्बानी दी गई। गुज़िश्ता रोज़ मुशाहिदुल्लाह खान ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में इस इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनकी बरतरफी की वजह एक दबाव था और आगे भी कुर्बानियाँ देना होंगी। शहरयारों का अदालत से तकाजा है ये आज बेगुनाहों को बहर तौर सजा दी जाए और फिर बताएंगे कभी कि हकीकत क्या है। अब मुनासिब है फसानों को हवा दी जाए। दबाव शबाव तो पड़ा होगा ज़रूर, वरना कौन अपने वजीर को इस तरह से निकालता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, मुझे पता नहीं है। कि मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत और जमहूरियत कमज़ोर है, ठीक, और वो अभी मैच्योरिटी की तरफ ट्रांजिशन में जा रही है। तो ऐसे में मेरे जैसे और भी कुछ लोगों को कुर्बानी वक्तन फ़ौक्तन देनी पड़ेगी। कल ही के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने जावेद हाशमी के इल्जामात की तस्दीक की और कहा कि धरने के पीछे और भी बहुत से किरदार थे। जुडिशल मार्शल्ला में कुछ मार्शल्ला से मुतल्लिक लोग भी तो होंगे ना। अंपायर एक नहीं था ना, फिर आज तो ये पता लगा अंपायर हो सकता 2 हों या 4-5 हों या 6 हों या 7 हों, कम से कम ये 5-7 बंदे जरूर थे अंपायर। तो ये तो अब देखें ना, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने धरने के हवाले से इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। हुकूमती अहदेदारों के इल्जामात अपनी जगह, मगर जावेद हाशमी के दावे भी अहम हैं। अब जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी कर लें, जनरल तारिक खान कह रहे हैं कि इंक्वायरी कर लें, हुकूमत कह रही है कि इंक्वायरी कर लें, मगर इंक्वायरी क्या होगी? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह साहब सभी कह रहे हैं अब इंक्वायरी कर लें। हाशमी साहब इल्जामात लगा रहे हैं। धरनों के दौरान भी रॉयटर्स में स्टोरी आई, फिर उसके बाद
ख्वाजा आसिफ साहब ने इशारा किया, आपने इशारे किया, आप कह रहे हैं दबाव होगा और शायद मजीद कुर्बानियां, क्यों नहीं कर लेते मियां साहब इंक्वायरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मतलब कि जावेद हाशमी साहब ने इंतहाई अहम कुछ बातें की हैं, और जावेद हाशमी साहब जो हैं वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। उन्होंने को माजी में उन्हें इतनी ये बात कह के कि जी उनकी उम्र ज़्यादा, अव्वल तो कोई ऐसी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, या उनका दिमाग दुरुस्त नहीं है जो इमरान खान ने कहा है, और या वो झूठ बोलते हैं। तो भाई बात ये है कि ये देखना पड़ेगा कि माजी में कौन झूठ बोलता रहा है। हाशमी साहब के तो इस तरह का कोई झूठ शायद ना है, लेकिन इमरान खान के 35 पंचर से लेके जो उनकी मतलब कि बेनामी है, और जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वर्जन आइलैंड में, वो सारे झूठ जो है वो तो साबित हो चुके हैं। लंबी कहानी है मुशर्रफ साहब, ये तो ये करते हुए लंबी कहानी को इसकी इन्वेस्टिगेट कर लेना, जो हाशमी साहब कह रहे हैं, जनरल तारिक भी कह रहे हैं, हाशमी साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और आप जैसे सीनियर रहनुमा की 99 में अगर मार्शल लॉ लगा तो कराची में रीगल चौक पे आप ही खड़े थे ना, आपकी भी कुर्बानी दे दी मियां साहब ने, क्यों नहीं कर लेते? देखें, बात यह है कि वो है ना कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब में हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। बात यह है कि मैंने ये जो गुजारिश की, देखें हमारे मुल्क की जमहूरियत ट्रांजिशन में है, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो मतलब इतना मजबूत इसलिए नहीं है कि कई दफ़ा मार्शल लॉ लगा है और वो ऐसा ऐसा चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो कुर्बानियाँ माजी में भी लोगों ने दी हैं, आइंदा भी शायद देनी पड़े, लेकिन जितनी आप कुर्बानी देंगे उतना ही अगले लोगों का रास्ता थोड़ा सा राह तलब में जो हमारे कदम है ना वो फासले मुख्तसर हो जाएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि तमाम अदारे जो भुट्टो साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पब्लिश की तो क्या जमहूरियत मजबूत हो गई? मियां नवाज शरीफ साहब ने कारगिल की नहीं इन्वेस्टिगेशन की तो क्या जमहूरियत मजबूत हो गई? अब मियां नवाज शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे करके आए थे, मैं कारगिल का कमीशन बनाऊंगा, ये इंक्वायरी रिपोर्ट करूंगा, एबटाबाद का इंक्वायरी रिपोर्ट, कुछ भी नहीं किया, अब इसका भी नहीं कर रहे। कुर्बानियां देते हैं मियां साहब। मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी कुर्बानी दी, फिर परवेज रशीद साहब की कुर्बानी दी। मियां साहब 66 बरस के हैं, तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं, कितनी देर लगती है हिम्मत करने में और अपनी पॉलिटिकल वर्कर्स की कुर्बानियां ना देने में और एक स्टैंड लेने में? 80 साल की उम्र और 5-6 दफा वजीर आजम बनना पड़ता है पाकिस्तान में। माजी में नहीं हुआ ऐसा कि आप ना करें इन्वेस्टिगेशन और कुछ ना हो और जमहूरियत बहुत मजबूत हो जाए? देखें, पहली बात तो यह है कि मियां साहब कारगिल की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, इसलिए 12 अक्टूबर को उनकी हुकूमत चली गई थी। उसके बाद जो है परवेज मुशर्रफ से मुतालबा कारगिल का भी हुआ, 12 मई का भी हुआ, निश्तर पार्क में जो 56 उलमा जो हैं शहीद हुए थे उनका भी हुआ, दीगर उन्होंने मना कर दिया। फिर पिछली हुकूमतों में आपने देखा कि वो मतलब एबटाबाद हुआ, उसकी भी रिपोर्ट तो नहीं आई अभी। ये होनी ज़रूर चाहिए। देखें, ये जो रियासतें होती हैं ना, ये इन बातों से मजबूत होती हैं। रियासतें आप एक पक्के डेमोक्रेट हैं, रियासतें ट्रांसपेरेंसी से, इन्वेस्टिगेशन से मजबूत होती हैं या कॉम्प्रोमाइज से, अपने सर्वाइवल के लिए अपना मिनिस्टर्स कुर्बान करने से? कौन सी दुनिया में तारीख है कि जी बहुत मेरे डेडिकेटेड मिनिस्टर थे परवेज रशीद साहब और मुशाहिदुल्लाह, इतने कुर्बानियों से रियासतें मजबूत हुई हैं और जमहूरियतें या इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंसी से हुई हैं? देखें, कुछ बातें अभी नहीं हो सकती, वक्त पे होंगी अपने। अभी भी बहुत सारे स्टैंड हुए हैं, कुछ कुर्बानियां भी हुई हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज बाज़ औक़ात जो बेटर यानी कि बड़ा मकसद होता है उसके लिए कभी कभार करनी भी पड़ती है और उसमें कोई हरज नहीं होता। तारीख इससे भरी पड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम की आरजुएँ और उमंगें हैं उनको मुकद्दम रखा है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी क्या कुर्बानी है। वजारत जाना या आना कोई बड़ी बात नहीं होती। मुझे अगले दिन उन्होंने पार्लियामानी लीडर बना दिया था अपनी पार्टी का। अगर ये मुल्क के लिए है और डेमोक्रेसी के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में मिसालें नहीं और पाकिस्तान की अपनी तारीख भी गवाह है कि इन कॉम्प्रोमाइज से कभी जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। सर्वाइवल के लिए मियां साहब करते हैं कि अपने देरीना दोस्तों को कुर्बान करते हैं, एक अलग मैसेज। इससे जमहूरियत मजबूत होती है परवेज रशीद साहब की और आपकी कुर्बानी से, या कमजोर होती है? क्या मैसेज जाता है जमहूरियत के लिए? देखें, बात यह है कि आप रोज़ाना देखते हैं कि बहुत सारे लोग सिविल और मिलिट्री के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ चंद मीडिया के भी लोग होते हैं, कुछ वेले टाइप के
यानी कि तजिया निगार भी होते हैं जो यानी कि इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अच्छा, जब निज़ाम या तो बड़ा मजबूत हो तो उसी तरह से फिर मजबूत आपका स्टैंड भी होगा, लेकिन अगर निज़ाम ही मजबूत नहीं है, एक तरफ यह है कि आपने इस निज़ाम को चलाना भी है और इसको मैच्योरिटी की तरफ भी ले जाना है, दूसरी तरफ साजिशों के भी मुकाबले करने, मैं ये समझता हूँ कि साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं, आप भी कहें बात, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहें, मखदूम जावेद हाशमी भी कहें, फिर जनरल तारिक खान साहब कह रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं तो ऐसे वाकयात को दोबारा दोहराने का मौका देंगे आइंदा भी कि यार होता तो इस मुल्क में कुछ नहीं है, एक मुशाहिदुल्लाह, एक परवेज रशीद कुर्बान हो जाता है बाद में, या आप जमहूरियत को तकवीयत देंगे? इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंसी से क्या करेंगे आप? मतलब ये आप जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो बकौल आपकी कुर्बानियां, ये क्या जमहूरियत मजबूत कर रहे हैं या दोबारा राह दे रहे हैं कि दोबारा भी ऐसे वाकयात रिपीट होंगे? नहीं, जमहूरियत मजबूत होने का मतलब यही होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन मजबूत हों, आपका जो निज़ाम है हुकूमत का वो मजबूत हो, सिविलियन का जो हक़ हुक्मरानी है उसको उसी तरह से तस्लीम किया जाए कि जिस तरह से उसका हक़ होता है। ये चीजें अभी उस तरह से नहीं हो रही हैं। फिर आप आर्जी तौर पर मजबूत कर रहे हैं तो क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई अननेचुरल बात भी नहीं है? वैसे मगर मियां नवाज शरीफ साहब को पता था ना 2013 में कि 5 साल हुए जमहूरियत को आए हुए, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किए थे ना ये सारे, उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मुझे नहीं पता जमहूरियत के सर्वाइवल के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। बट क्या आप 2018 की इलेक्शन कैंपेन में मियां साहब यही प्रॉमिस किया करेंगे कि मैं सारे काम करूंगा? 2018 कब आर्जी तौर पर कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज? नहीं, देखें ऐसा नहीं है। मियां साहब ने कॉम्प्रोमाइज अगर कहीं किया है तो वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके मसाइल के लिए। देखें, एक तरफ सी पैक है, एक तरफ बिजली नहीं है, एक तरफ दहशत गर्दी है, और दूसरी तरफ अगर एक आध मिनिस्टर की कुर्बानी होती है तो सौदा कौन सा महंगा है? मिनिस्टर की कुर्बानी के साथ साथ आप ये देखिए कि सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज है कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते। मैं कह रहा हूं फिर कब करेंगे इन्वेस्टिगेट, ये बता दें, ताकि आप लोग सिर्फ टॉक शोज में हर 6-8 महीने बातें ना हो रही है, मुल्क के आवाम को पता चल जाए। ये तो मैं अभी हुकूमत में नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता कैटेगोरिकली, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये काम होना जो है मुल्क के फायदे में है, मुल्क के अदारों के फायदे में है और तमाम लोगों के फायदे में है। बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे थे फायदे में है, मुल्क के इदारों के, मुल्क के सबके फायदे में है कि ये काम। अहम बात है क्योंकि मखदूम जावेद हाशमी साहब वो शख्सियत थे कि पीटीआई पर एक इल्ज़ाम लग रहा था उस वक्त, और इल्ज़ाम यह था कि जी आप इनको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। जनरल पाशा का उस वक्त भी नाम आता था। मखदूम जावेद हाशमी की एक पर्सनैलिटी है और वो पर्सनैलिटी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ और मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जो सफ़र किया उस वजह से थी। और जैसे ही हाशमी साहब ने ज्वाइन किया पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाई कहते नजर आते थे कि अगर हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती तो क्या मखदूम जावेद हाशमी आपको हमें ज्वाइन करते नजर आते। और ये सारा का सारा मामला उस वक्त होता रहा। जो हाशमी साहब ने पहली तकरीर की उसमें भी उन्होंने बागी की बात की और कहा था कि मैं आपके खिलाफ भी बगावत करूंगा इमरान खान से। हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। और ये बागी बागी के नारे लगते रहे थे। और उसके बाद यही हुआ कि हाशमी साहब फिर बोले हैं असल में क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या सब हकीकत है जो हाशमी साहब कह रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में होने वाली साजिशों पर बड़ी किताब लिखी है। क्या वो समझते हैं कि ये साजिशें बिल्कुल दुरुस्त और यही बात थी? एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाई साहब। माजी में पाकिस्तान में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चली हैं। सुहेल वड़ाई साहब उन सहाफ़ियों में हैं जिन्होंने किताबें लिखी और उस वक्त जो कॉन्स्पिरेसी थियरी लगती थी बाद में पता चला कि वो बातें उनकी किताब में जो लिखी गई वो दुरुस्त थी। वड़ाई साहब से पूछते हैं कि इस पूरे धरने को वो भी फॉलो कर रहे थे। ये सारी बातें जर्नलिस्ट कम्युनिटी में हो रही थी, बहुत सारे ऑपोजिशन और हुकूमती मेंबरान कहते नजर आते थे, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातों पे कहते नजर आते थे। कितनी सदाकत है ये बातें जो जावेद हाशमी साहब कर रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है, कितनी सदाकत है? वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं आप कि ये जो साजिश थी ये उसी तरीके से थी जिस तरीके से हाशमी साहब बयान कर रहे हैं 19-20 इसके आसपास ही थी, या आपको लगता है कि बहुत कुछ एग्जैजरेट कर रहे हैं? देखें, गुजारिश ये है कि ये जून जुलाई में ही, ये बल्कि मई में मुझे पहली दफ़ा किसी ने ये पूरी कहानी सुनाई और बड़े टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप में से एक शख्स ने
कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट चली जाएगी। और उसमें पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी था और इसी तरह पसे पर्दा अदालत का नाम भी था। और उसके बाद जो वाकयात ने टर्न लेना शुरू किया, ऐसे लगता था कि ये वाकई उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बासवाए जो आखिरी स्टेप था, उससे अगर अलग करके देखा जाए तो जो कंस्पिरेसी थ्योरियां शाया हुई या हम लोगों को पता थी, जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी न्यूज़मैन हैं, उन तक जो साजिशी थ्योरियां पहुंचाई गई, वो 100% उसी तरह अनफोल्ड हुई। मासवाए आखिरी दिन के कि जिस दिन हुकूमत का उसके इस थ्योरी के मुताबिक हुकूमत ने जाना था, वो नहीं गई। और बिल्कुल उसी तरह हुआ, उसी तरह धरना हुआ, उसी तरह अदारे जो थे, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन थे, उनके अंदर अटैक हुआ। तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर जो लीडरशिप है, उसको भी ये सारी इसमें वो शामिल थे इस गुफ्तगू में। इमरान खान बराह रास्त शामिल थे या नहीं शामिल थे, इसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरह बाकी जो उस वक़्त की अपोजिशन थी, सारी को ये पता था कि ये होने जा रहा है और इस तरह होगा। और एक दूसरे से हम जर्नलिस्ट भी और ये जो सारे पॉलिटिशियन हैं अपोजिशन के, ये भी सारे पूछते थे कि अच्छा फिर किस स्टेट को जा रहे हैं, किस स्टेट को क्या होगा, तो सच बोलना चाहिए। अब सच का वक्त आ गया है। और मेरे ख्याल में, मुझे ये तो इल्म नहीं कि जावेद हाशमी साहब ने हो सकता है कुछ बात बढ़ा दी हो, लेकिन कमोबेश ये सारी थ्योरी उन्हीं महीनों में, यानी ये मार्च अप्रैल से शुरू हुई और धरने के इख्तिताम तक ये थ्योरी हमारे सब सर्कल्स के अंदर ये मूव करती रही। और उस सारी कहानी के जितने भी चीज़ें थी वो अनफोल्ड हुई सिवाय आखिरी के। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साहब, आपको लगता है जो खान साहब ने, हाशमी साहब के जो खान साहब ने बात उन्हें और दूसरे पार्टी के रहनुमाओं को सेल की कि जी जुडिशरी के जरिए होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने पहले नहीं इस्तीफा दिया था 99 में, अभी भी नहीं देंगे, तो एक जुडिशल मार्शल लॉ और इस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे और जुडिशरी को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। बकौल हाशमी साहब के ये थियरी उनको सेल की खान साहब ने, तो खान साहब को किसी ने सेल की होगी और क्या खान साहब ने भी उस वक्त ये बाय कर ली होगी कि ये सारा का सारा मामला इसी तरीके से होगा? मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक उस वक़्त की जितनी अपोजिशन थी उसने ये थ्योरी मान ली थी और उनका ख्याल था कि ऐसे ही होगा। लेकिन शायद उस वक़्त नवाज शरीफ और फिर चंद दानिशमंद लोग, जिनमें कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे, नून के लोग भी शामिल थे, जावेद हाशमी भी शामिल थे और बहुत सारे हमारी पाक फौज के लोग भी थे उसमें शामिल, जिन्होंने इस मंसूबे के को पर अमल नहीं होने दिया। और उस वक़्त जो लोग ये चाहते थे मार्शल लॉ लगाना या जो दबाव डाल रहे थे कि हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए, उनको उन्होंने नाकाम बनाया। और उसमें जनरल रहील शरीफ थे जो फाइनल स्टेज पे जिन्होंने नाकाम बनाया। और सब अब करें फाइनल स्टेज पर उन्होंने नाकाम बनाया। जाहिर है बहुत सारी इस हवाले से थियोरीज हैं, स्पेस की जंग थी, हुकूमत से स्पेस ली गई, रॉयटर्स की स्टोरी में शामिल था। अगर उन्होंने नाकाम बनाया तो फिर ये जाहिर है जनरल तारिक खान साहब तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी और वो इंक्वायरी का भी मुतालबा कर रहे हैं, बट आज तक जनरल पाशा का या ज़हीरुल इस्लाम का इस हवाले से वर्जन नहीं आया। अब ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ये अक्यूज़ करें कि इन दोनों का मसला था, फिर जर्नलों की बात हो तो क्या अपने ही आर्मी चीफ को ना बताकर अंदर ही अंदर कोई ऐसा मामला हो रहा था, एक ऐसी साजिश थी जिसकी तरफ हाशमी साहब कह रहे हैं कि वो हुकूमती के खिलाफ नहीं, अपनी आर्मी चीफ के खिलाफ भी थी? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि ये सारे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, हो भी रही हैं। ये हकीकत थी कि उस वक़्त दो पॉइंट ऑफ व्यू थे फौज के अंदर, होने भी चाहिए कि हर वक्त किसी न किसी थ्योरी पे दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई ये इस हुकूमत जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट, जो कि उन जर्नैलों के नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट थे, कि उनके खिलाफ जा रहे हैं तो इनको हटा देना चाहिए। जबकि दूसरे जर्नैल जो थे, जिनमें जनरल रहील शरीफ भी शामिल थे, वो समझते थे कि नहीं, इतना ना इस चीज़ को आगे लेके जाएं कि सारी जमहूरी जो बिसात है उसको लपेट दें, क्योंकि इंटरनेशनली उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी और पाकिस्तान जो है आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद थे और इस हवाले से तज्जिया दे रहे थे। हुकूमत इंक्वायरी करेगी नहीं करेगी, या फिर मियां साहब 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें बहुत सारी माजी की रिपोर्ट्स पब्लिश करने का, बहुत सारे माजी के वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन का और फिर इस धरने की भी इन्वेस्टिगेशन का और
कमेटी बनाने का वादा करके इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ये देखना होगा 2017 में मियां साहब क्या करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि पनामा के इशू पर अदालती कार्रवाई से पहले और सबूत जमा करने हैं, कल अवाम के सामने रखेंगे। हालांकि अदालत को बताया था कि जितने सबूत थे वो दे दिए हैं। क्या मजीद तहरीक इंसाफ के पास आया है, हाथ लगा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान एक दफा फिर कॉन्फिडेंट है, एक दफा फिर नए सबूत देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें पनामा के हवाले से नए सबूत अवाम के सामने रखूंगा। कतरी खत झूठा है, इस हवाले से भी, जो इस वक्त मनी ट्रेल है फ्लैट्स का, उस हवाले से भी। क्या कह रहे हैं खान साहब? इंशाल्लाह कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और हमने बड़ी मेहनत की है, हम नई चीजें लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमें इत्मीनान है कि हम साबित कर देंगे कि जो हम कह रहे थे वो ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आपके पास, कुछ ऐसे शवाहिद हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट को मुतमईन कर सकती है कि ये ठीक है भाई, ये सारा कुछ जो था ये दुरुस्त है? कोर्ट को भी मुतमईन करेगी इंशाल्लाह। और ये जो नून लीग के स्पोक्स पर्सन मोटू गैंग टीवी पे आके हर रोज कहती है ना कि इनके पास सबूत नहीं है, इंशाल्लाह इनके भी मुंह बंद करेंगे। इंशाल्लाह हम ये साबित कर देंगे कि कतरी का जो लेटर है ये भी फ्रॉड था। जो नवाज शरीफ ने ये कहा था कि गल्फ स्टील से, वो जो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था, ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिससे साबित होता है कि कैसे वो भी हम साबित कर देंगे कि वो पैसा ही नहीं था वहां जिससे ये कहते हैं फ्लैट लिया। हम असल में बताएंगे कि सच क्या है, क्या असल में हुआ। सबूत फाइनली देंगे। पहले भी खान साहब ने कहा था सबूत देंगे, मगर अदालत में कहा कि बस जितने हैं यही सबूत हैं। और खान साहब पिछली हेयरिंग के बाद ये भी कह चुके हैं कि केस तो अब हम जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन हम जीत चुके हैं। कल जो हमारा केस था, हम समझते हैं कि हमारी नजर में हम केस जीत गए हैं कल। अब खान साहब क्या कल सबूत देने वाले हैं? कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? क्या ऐसा है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को कोई बराह रास्त इम्प्लीकेट करता है? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। साहब, क्या कोई सबूत आ गए हैं ओनरशिप के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा की डिपेंडेंस के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब का कोई डायरेक्ट कनेक्शन इन प्रॉपर्टीज के हवाले से? खान साहब पहले कहते थे जीत चुके हैं केस, बहुत सारे सबूतों का कहा था, पता नहीं रूम्स भरे हुए हैं, दिया कोई नहीं अदालत में, अब कोई नए सबूत आ गए हैं? अच्छा, पहली बात तो सही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है और अब हम ये भी समझते हैं कि अब तक का जो मुकदमा जैसे चला है अदालत के सामने, उसके बाद भी जो तमाम सबूत हैं उसकी ये केस जो है वो बिल्कुल क्लियर है प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली की हद तक। लेकिन ये एक ऐसा कह लें कि कूजा है जिसमें से चीज़ें निकलती आ रही हैं और जो जो निकल रहा है वो हम सामने ला रहे हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी शाहजेब खानजादा साहब की या मीडिया की या पाकिस्तान के किसी और इदारे की और फर्द की जिम्मेदारी है कि वो इस स्कैंडल के मुतालिक जो सबूत है वो जो हो सकता है वो दे। हमारा जाती केस नहीं है, पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान की कौम का केस है, हमने अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जाहिर है इस केस के बिल्कुल हकाइक अवाम के सामने आने चाहिए, मगर मसला ये कि खान साहब कह रहे हैं सबूत है और कल अवाम के सामने रखेंगे। खान साहब ने माजी में भी कहा था, बाद में हुआ ये कि जो शरीफ खानदान है उनके जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज की कंट्राडिक्शंस हैं वो आप लोगों ने जाके जलसे में भी दी और अदालत में भी सामने रख दी और कोई सबूत नहीं दिया इसके अलावा। पिछले अदालत में भी कहा कि बस यही सबूत हमारे पास है। तो पिछले एक महीने में शरीफ खानदान ने तो कोई इंटरव्यू दिया नहीं, या कम से कम मैंने देखा नहीं। तो जब उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं तो आपने माजी के इंटरव्यूज कोई दोबारा देख के कोई नए सबूत निकाले, कोई एक आध लाइन की कंट्राडिक्शन निकाली है, या कुछ मेहनत करके कुछ नई चीज फाइनली खान साहब ले आए जो आवाम के सामने इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबूत रखेंगे? अच्छा, पहली बात तो यह है कि अब तक तकरीबन जो है वो 55 एविडेंसेस जो है वो मुख्तलिफ पेश की गई हैं, जिसमें बात आपकी दुरुस्त है, उसमें इंटरव्यूज भी शामिल हैं। जो कलसूम बीबी का इंटरव्यू है 99 का गार्डियन का, वो 99 में कोई उनकी वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं है, वो उनका अपना इंटरव्यू है जो हमने पेश किया है। इसके अलावा भी 54 और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हुदैबिया का फैसला शामिल है, जिसमें चार्ज जो लगा है वो शामिल है, जिसमें चार्ज जो सेटिस्फाई हुआ है वो शामिल है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अब तक जो 55 डॉक्यूमेंट्स दी गई है उनमें इंटरव्यूज भी शामिल हैं। लेकिन आप यकीन रखिएगा कि कल जो डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं वो मजीद जो कनेक्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब का
प्रॉपर्टीज के साथ वो और ज्यादा वाज़ेह करेगा। ये केस अब तक भी जो अब तक की शहादतें हम दे चुके हैं उनके मुताबिक भी अभी तक वज़ीर आज़म साहब की हद तक तो मुकम्मल तौर के ऊपर साबित हो चुका है, लेकिन ये जो शहादतें आएंगी इससे मजीद तक़वियत मिलेगी उन्हीं इल्जामात को जो इससे पहले और जो मैंने या आपने आए हैं ICIJ की एक स्कैम के जरिए सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया फौज साहब कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है जो कल अवाम के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखने जा रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि बातें होती रही हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से होती रही कि IG सिंध को हटाया जा रहा है, वापस आ भी गए छुट्टियों से तो अब ओहदा नहीं संभाल पाएंगे। पिछले माह 19 दिसंबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध को जबरी रुखसत पर भेजा। मामला ये सामने आया कि IG सिंध एडी ख्वाजा ने पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात के कामों में मुदाखलत की, लिहाजा वो IG सिंध से खुश नहीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुश नहीं। इनफैक्ट जरदारी साहब खुश नहीं क्योंकि जो शख्सियात हैं वो जरदारी साहब की दोस्त हैं और वज़ीर आला मुराद अली शाह पर दबाव है कि IG सिंध को उनके ओहदे से फारिग कर दिया जाए। IG सिंध की रुखसती के बाद मामला सिंध हाई कोर्ट में भी गया और अदालत ने IG सिंध को उनके ओहदे से हटाने से रोक दिया, स्टे दे दिया। पिछले 14 दिनों में न सिर्फ सिंध हुकूमत के अहम रहनुमाओं ने IG सिंध पर जो संगीन बेज़ाबगियों के इल्ज़ामात के मैसेजेस चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं उनके हवाले से सवालात उठाए, बल्कि उनकी वापसी को भी मुश्किल कहा। लेकिन IG सिंध आज वापस आए, न सिर्फ वापस आए बल्कि आज सिंध की एपेक्स कमेटी के 18वें इजलास में शरीक हुए और इजलास के बाद मुशीर इतला सिंध मौला बख्श चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि न सिर्फ IG सिंध वापस आ गए हैं बल्कि एपेक्स कमेटी के इजलास में IG सिंध ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ भी की। IG साहब की तरफ से वो बार बार कह रहे थे ये सिंध हुकूमत है, ये सिंध हुकूमत ने किया है, मुझ में सिंध हुकूमत का कोई बोझ नहीं, आज तक मुझे नहीं कहा कोई मुदाखला सिंध हुकूमत। जो गए और फिर खैर से आ गए और इजलास में बैठे थे, मुझे तो खुश मामला लग रहा था, अब ना खुश है तो उनसे पूछ लें। अब IG साहब वापस आ गए हैं, काम कैसे करेंगे? जो पटिशन थी समाजी रहनुमाओं की, शहजाद रॉय की, उसमें बात थी कि आप पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत मामलात करें जिसमें IG के ओहदे की एक इंडिपेंडेंस हो, मगर IG साहब अब क्योंकि वो उसी कानून के तहत काम कर रहे होंगे तो ऐसी हुकूमत के साथ काम कैसे करेंगे, किस तरीके से आज़ादाना काम करेंगे जब SSP से लेके SP तक किस इलाके में कौन सा लगेगा ये दबाव हो और हुकूमत उनके बारे में क्या राय रखती है IG साहब के बारे में वो आवाम ने देखी हो। हमारे शो के प्लेटफॉर्म से IG साहब नहीं आ रहे वापस, या आ रहे वापस? नहीं, जो जिस तरह की सूरत बन गई मुझे तो नहीं लगता, जिस किस्म की चीज़ें उनकी सामने आना शुरू हो गई हैं। और कसूर कोई है उनका, कोई कसूर बताना पसंद करेंगे? एक पुलिस ऑफिसर का, पुलिस की पूरा क्या मोरल रह जाना है पुलिस का, तो बता दें कि क्या कसूर है उनका सिवाय एक वो चीफ मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने छुट्टी के क्या असबाब बताएं उसका मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल अब जिस किस्म की सूरत डेवलप हो रही है, जो आप बता रहे परसेप्शन बन गया है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात में आएंगे तो ज्यादा कोई अच्छा बात नहीं है। मुमकिन है कोई अच्छा परसेप्शन बन गया। नहीं, देखो ना, अभी अगर आ रहा है कि जी किसी से लड़ाई हुई है इस वजह से हटाया गया, कुछ चीजें हुई तो कोई बुरी अच्छी बात नहीं। IG बनने से पहले वो सब था इनके पास, या कोई नए एसेट्स आ गए इनके जिनके ऊपर आपको एतराज है? पहले तहकीकात करके कर लेते बनाने से पहले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि मुझे इस पे एतराज नहीं है कि पहले थी या बाद में थी। मैं बात जो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर वजीर दाखिला खड़े हो गए ये एक सर्टिफिकेट दे दें किसी को, तो ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है। ठीक है, अगर कुछ इशू सामने आए अभी किसी के सामने दाखिला सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो आपको काउंटर करना चाहिए कि डिसऑनेस्ट आदमी IG लगा हुआ था, उसके प्रूफ दे दें। मेरे भाई, ये चीजें अगर सामने आई हैं, कुछ सच्ची सामने आई ना, मुझे तो नहीं पता थी जब ये सारा एक चीजें चली हैं। एक तरफ से ये तासुर उभर रहा था कि इस किस्म के आदमी, दूसरी तरफ से कुछ चीजें और सामने क्या। IG वापस आ गए हैं, काम कैसे करेंगे? ये इल्जामात दुरुस्त हैं जो सिंध हुकूमत कह रही थी कि IG सिंध के हवाले से एक परसेप्शन बन गया है, उनको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, या फिर IG सिंध पर जिस प्रेशर की बात हो रही थी अनवर मजीद के हवाले से उन इल्जामात की तहकीकात कौन करेगा? और ये जो दबाव की बात होती है कि पुलिस आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसे आज़ाद कौन करेगा, या सब ऐसे ही चलेगा? मुराद अली शाह साहब क्या कायम अली शाह साहब ही साबित होते रहेंगे, जो कि इस मामले में कम अज़ कम नजर आ रहा है? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है खत्ते में, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।